Assalamualaikum. Welcome back students. Welcome back to another video tutorial from Learning with Rifa Jahan YouTube channel. So my dear students, as you all can see that today I'm going to tell you the important long questions of chapter number 11. So trust me, this video will be very helpful for all of you. So without wasting of any time, let's move on to the next slide and let's start our today's topic. तो दिस इज द मेन स्लाइड जहाँ से हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट होता है। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आज हमने इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करना है और वो जो इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो चैप्टर नंबर 11 के हैं। अब आपको पता है कि चैप्टर नंबर 11 जो है वो थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, थोड़ा सा मुश्किल और थोड़ा सा खुश्क चैप्टर माना जाता है, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर इस चैप्टर में से कोई लॉन्ग आता है, वो लॉन्ग कौन से होंगे वो मैं आपको बता सकती हूँ कि जो प्रीवियस बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो भी मैं आपके साथ लॉन्ग शेयर करूंगी, और ना सिर्फ वो बल्कि जो आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं लॉन्ग क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूंगी। ना सिर्फ शेयर करूंगी, स्टेटमेंट आपको एक्सप्लेन करूंगी कि स्टेटमेंट कैसे पूछी गई है, आपसे स्टेटमेंट डिमांड क्या कर रही है, बल्कि मैं आपके साथ उनके आंसर्स भी शेयर करूंगी। क्योंकि बच्चों को ये बड़ी कंफ्यूजन होती है कि लॉन्ग क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कैसे करें, ये बच्चों का सबसे बड़ा मसला होता है। लॉन्ग क्वेश्चन को हम पेपर में प्रेजेंट कैसे करें, इस लॉन्ग क्वेश्चन को हम कितना का लंबा लिखें, अगर ये एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो इसमें हम कौन सी हेडिंग्स ऐड कर सकते हैं, कितनी सब हेडिंग्स ऐड करें, किस तरह इसको अटेम्प्ट करें। तो वो सारी की सारी आज कंफ्यूजन और परेशानी मैं दूर करूंगी, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि वो आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है। जैसा कि स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन से, जो कि है राइट अ नोट ऑन केल्विन साइकिल। स्टेटमेंट तो बहुत आसान सी है, सीधी सी स्टेटमेंट है। वो कह रहे हैं कि केल्विन साइकिल पे नोट लिखें। अब मैं आपको आती हूँ कि इसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं। अच्छा, बच्चे कह रहे थे मैम आप प्लीज हमें बुक पे हाईलाइट करवा दिया करें कि ये बुक पे है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, आपके साथ बताऊंगी कि बुक पे आप आ जाए। ठीक है, तो अब आपने बुक खोलनी है। ठीक है, केल्विन साइकिल पे वो नोट पूछ रहे हैं, तो आपने क्या करना है, बुक खोलें, बुक पे आप डार्क रिएक्शन वाला जरा टॉपिक खोलें। ठीक है, क्योंकि डार्क रिएक्शन को ही केल्विन साइकिल कहते हैं। अब परेशानी होना आपने बाजू का, वो कह सकते हैं राइट अ नोट ऑन डार्क रिएक्शन। ठीक है, तो डार्क रिएक्शन का मतलब केल्विन साइकिल है। ठीक है, एक चीज ये, जब एक ही टॉपिक के दो नाम होते हैं तो आपने दोनों नामों को अच्छे से याद करना है। बाजू का बच्चे ने क्या किया होता है कि डार्क रिएक्शन समझ कर उसने समझा होता है, केल्विन साइकिल या तो उसके माइंड से निकल जाता है या उसने देखा ही नहीं होता, या इसको समझ नहीं होती कि इसको केल्विन साइकिल भी कहते हैं। मैं बस आपको एग्जांपल दे रही हूँ, तो वो फिर जो इतना उसने तैयार किया था वो भूल जाता है। तो जो एक टॉपिक के दो नाम होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि उसको आपने याद करना है। ठीक है, सो डार्क रिएक्शन को ही केल्विन साइकिल कहते हैं, एक बात ये होगी। दूसरी बात, आपने इसको अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले आप बुक पे आए। ठीक है, बुक पे आपने ना देखा होगा डार्क रिएक्शन मिल गया आपको। अब आपने पेपर पे जब इसको अटेम्प्ट करना है ना, सबसे पहले जो आपने इसकी हेडिंग देनी है वो तो अगेन डार्क रिएक्शन और केल्विन साइकिल करके आपने देनी है। उसके बाद आपने सेकंड हेडिंग देनी है प्रोडक्ट्स ऑफ डार्क रिएक्शन के, जो डार्क रिएक्शन के प्रोडक्ट हैं जैसे कि ट्रायोज हैं, ठीक है, जिसको ग्लाइसरल्डिहाइड भी बोलते हैं। ठीक है, वो वाली हेडिंग आएगी। उसके बाद वो सारी की सारी आपने उसमें डिटेल लिखनी है, कार्बोहाइड्रेट वाला पॉइंट लिखना है। ठीक है, आपने इक्वेशन इसमें दो ऐड करनी है, फिर आपने लिखना है इस लॉन्ग क्वेश्चन में फेजेस ऑफ केल्विन साइकिल। ठीक है, यहाँ तक नहीं खत्म होना, उसके बाद आपने फेजेस भी लिखने हैं इसी में। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है। फेजेस में आपने क्या करना है, इनकी सारे के सारी जो तीन फेजेस है ना केल्विन साइकिल के, सबसे पहले आपने लिखना है कार्बन फिक्सेशन वाला पॉइंट। ठीक है, उसको आपने पॉइंट्स में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अगर पैराग्राफ भी आपको आता है ना तो उसमें भी आपने पॉइंट बनाना है। आपने सबसे पहले छोटा सा डार्क सा आपने स्पॉट बनाना है, पॉइंट बनाना है, उसमें फिर लाइन बनानी है, फिर छोड़ दें, फिर अगला पॉइंट बनाएं। ठीक है, हेडिंग ना भी आती हो फिर भी आपने पैराग्राफ में नहीं पॉइंट्स में लिखना है, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सारी की सारी उसमें डायग्राम ऐड करनी है। फिर आपने सेकंड जो है हेडिंग ऐड करनी है रिडक्शन वाली। ठीक है, रिडक्शन के बाद आपने उसमें फिर रिडक्शन के बाद जो सब हेडिंग आती है ना वो है फॉर्मेशन ऑफ 1,3 फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, उसके बाद सेकंड आती है फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है, ये सारी की सारी डिटेल ऐड करने के बाद आपने इस लॉन्ग क्वेश्चन को जस्टिफाई करने के लिए इसका थर्ड जो मेन फेज था, जिसको रीजनरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी बोलते हैं,
जिसको RUBP भी बोलते हैं, ठीक है। वो सारी की सारी डिटेल लिखने के बाद आपने पूरे का पूरा साइकिल ना सिर्फ एक्सप्लेन करना है बल्कि लास्ट पे ड्रॉ भी करना है, तब आप इस क्वेश्चन को जस्टिफाई कर सकेंगे। समझ आ गई है, कंफ्यूजन दूर हो गई है, अब आपकी परेशानी दूर होगी। जो आप कह रहे थे बुक पे हमें मैम बता दें, तो बुक पे आके मैंने आपको A to Z बता दी, ना सिर्फ बताया, मैंने आपको उसमें जितनी हेडिंग्स पॉसिबल बन सकती थी वो भी। फिर भी समझ नहीं आई तो आप चैनल पे जाएं भाई, केल्विन साइकिल सर्च करें, रिटन फॉर्म में आपको नोट्स मिल जाएंगे, पक्की पकाई खीर रिटन फॉर्म में नोट्स। और अगर आपने समझना हो तो वेल एंड गुड है, आप उस पे जाके चैनल पे जाके लेक्चर को समझ भी सकते हैं, मैंने वहाँ सारी की सारी डिटेल एक्सप्लेन की हुई है। तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर रिलेटेड वो ये है कि ड्रॉ एंड लेबल जी स्कीम, जिसको नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन भी बोलते हैं। अब इस क्वेश्चन को समझें तो वो कह रहे हैं कि ड्रॉ करें और लेबल करें जी स्कीम को, ठीक है। इसमें वो डिटेल नहीं पूछ रहे कि आप नोट लिखने बैठ जाए, एक एक चीज को आके एक्सप्लेन करें। आपने जी स्कीम बनानी है, ठीक है। बनाने के बाद आपने उसको लेबल करना है, ठीक है। तो अब आप देखें अगर बुक पे तो नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन की डायग्राम आपको प्रॉपर मिल जाएगी, जिसको जी स्कीम बोलते हैं, ठीक है। तो आपने उसको ड्रॉ करना है, लेबल करना है। मैं आपको यहाँ मशवरा ये दूंगी कि अगर आप उसको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दें तो वेल एंड गुड है, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है। लेबल और ड्रॉ करने के साथ साथ आप हाँ बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जाइएगा क्योंकि उन्होंने पूछा नहीं, बट आप लिख देना थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा पॉइंट तो बहुत अच्छी बात है, आप इसकी डिटेल भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3 एंड दैट इज एक्सप्लेन द क्रोलोप्लास्ट एज द साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। कहते हैं कि एक्सप्लेन करें जो क्रोलोप्लास्ट है वो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की साइट है, क्यों और कैसे, ठीक है। अब अगर आप बुक पे देखें ना तो बुक पे फोटोसिंथेसिस के जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना वो है हमारा क्रोलोप्लास्ट वाला। उसके आगे उन्होंने लिखा हुआ है क्रोलोप्लास्ट, जिसको साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स बोलते हैं, ठीक है। ये वो वाला टॉपिक है, कुछ भी नहीं है, वो क्रोलोप्लास्ट से रिलेटेड डिटेल आपसे पूछ रहे हैं। आपने क्या करना है, आपने पॉइंट्स की शक्ल में, बार बार बोल रही पॉइंट्स की शक्ल में, क्योंकि अगर बुक पे देखें पैराग्राफ है, ठीक है। आपने पॉइंट्स की शक्ल में इस पैराग्राफ को पॉइंट्स में कन्वर्ट करके इसकी डिटेल लिखनी है, ठीक है। मैंने आपको टॉपिक हाईलाइट करवा दिया कि बुक पे वो टॉपिक है। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आ रही, मैं बार बार कह रही हूँ चैनल पर जाएं तो आपको रिटन फॉर्म में प्रॉपर पैराग्राफ में नहीं, मैं पॉइंट्स में बना के ऑलरेडी स्लाइड्स में आपको दिखा चुकी हूँ, हमने वहां से तैयार कर लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज राइट अ नोट ऑन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोलोफिल। कह रहे हैं कि क्रोलोफिल के स्ट्रक्चर पे आप नोट लिखें, ठीक है। अब अगर आप इसके आंसर की बात करें ना तो क्रोलोफिल की जो डिटेल है ना स्ट्रक्चर की वो आपको मिलेगी फोटोसिंथेसिस वाले टॉपिक पे। जो फोटोसिंथेसिस वाला टॉपिक है ना जहाँ से स्टार्ट होता है उसमें एक मेन टॉपिक है जिसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हमने डिस्कस किए थे। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स में ही आपको नीचे करके आपको स्ट्रक्चर ऑफ क्रोलोफिल मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, मैं आपको ये मशवरा दूंगी कि इसमें आप टाइप्स ऑफ क्रोलोफिल भी थोड़ा बहुत डिटेल ऐड कर सकते हैं कि जी क्रोलोफिल को आप सबसे पहले एक्सप्लेन करें, ठीक है। उसमें आप टाइप्स ऑफ क्रोलोफिल, हाँ उसकी डिटेल में नहीं भाग जाना लेकिन पॉइंट्स ऐड कर दें तो वेल एंड गुड है, क्योंकि आप क्रोलोफिल को एक्सप्लेन करें, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आप क्रोलोफिल रिलेटेड डिटेल ऐड करें, फिर इसके स्ट्रक्चर की तरफ आए। तो स्ट्रक्चर की अगर मैं मेन हेडिंग की बात करूँ ना तो आपने क्या लिखना है, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोलोफिल। उसके बाद आपने लिखना है हेड, ठीक है। हेड के साथ आपने सारी की सारी डिटेल लिख के उसके बाद आपने टेल लिखनी है, तो टेल की भी सारी की सारी डिटेल लिखनी है। तो इसमें दो ही चीज़ें आ जाती हैं, हेड और टेल। आपने हेड और टेल को एक्सप्लेन कर देंगे तब आप इस स्ट्रक्चर को जस्टिफाई कर सकते हैं, दैट्स इट। Next important long question of this chapter is give the outline of Krebs cycle. The description is not required. वो कह रहे हैं कि description नहीं चाहिए, मतलब अब ये नहीं है कि आप पूरी की पूरी डिटेल लिखने बैठ दें Krebs cycle की। वो हमें कह रहे हैं कि हमने नोट नहीं आपसे पूछा, जस्ट आप Krebs cycle की आउटलाइंस बताएं कि भाई मोटी मोटी बातें आपने बतानी है Krebs cycle रिलेटेड, ठीक है। अब ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, मैं आपकी आसानी के लिए ना इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैं आपको बताती हूँ कि इसमें आपने एटलीस्ट हेडिंग्स कौन सी ऐड करनी है, ठीक है। तो ऐसा है कि Krebs साइकिल, ठीक है, जिसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोल सकते हैं, TCA साइकिल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो Krebs साइकिल भी पूछ सकते हैं, राइट एंड नोट ऑन Krebs साइकिल, राइट एंड नोट ऑन सिट्रिक एसिड साइकिल, राइट एंड नोट ऑन TCA साइकिल, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना, ये तीनों नाम एक ही चीज के हैं। तो Krebs साइकिल को वो कह रहे हैं कि आपने डिटेल नहीं लिखनी, तो जब वो कह रहे हैं कि डिटेल इज नॉट रिक्वायर्ड, इसका मतलब आपने पैराग्राफ नहीं लिखना, आपने प्रॉपर Krebs साइकिल को ड्रॉ करना है, ठीक है। ड्रॉ करने के बाद ना आपने ना एक पैराग्राफ बना लेना है, ठीक है। मतलब कि उस पैराग्राफ में आपने पता क्या लिखना है, आपने ना हेडिंग देनी उसमें आउटपुट्स ऑफ
सिंगल क्रैब साइकिल, ठीक है। फिर आपने लिखना है इनपुट्स ऑफ सिंगल क्रैब साइकिल, ठीक है। उसमें आपने फिर सारी की सारी डिटेल लिख देनी है। आउटपुट की बात करें तो इसमें हम आपको पता है 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, एक एटीपी के, 3 NADPH के, 1 FADH के, ठीक है। और अगर इनपुट्स ऑफ सिंगल क्रैब साइकिल की बात करें तो उसमें 1 एसिटाइल ग्रुप आ जाता है, फिर 1 ADP आ जाता है, फिर NAD पॉजिटिव 3 आ जाते हैं, 1 FED आ जाता है, ठीक है। और भी बहुत सारे इनमें जो है वो 2 क्रैब साइकिल के कितने आते हैं इनपुट और आउटपुट, वो सारे के सारे। अब मैं ये कहाँ से बता रही हूँ, मैं ये वहां से बता रही हूँ जो चैनल पे मैंने क्रैब साइकिल आपको पढ़ाया हुआ है ना, वहां से बता रही हूँ। तो चैनल पे जाके जब क्रैब साइकिल आप सर्च करेंगे तो आपको इसके प्रॉपर नोट्स मिल सकते हैं। तो आपने इनकी पैराग्राफ की शक्ल में नहीं, आपने ड्रॉ करना है इसको प्रॉपर। ड्रॉ करने के बाद आपने मोटी मोटी, भाई हमें ये मिला, हमने ये ऐड किया क्रैब साइकिल में, और ये इनपुट है क्रैब साइकिल की और ये आउटपुट है, जस्ट आपने उन मॉलिक्यूल्स को बताना, दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, समझ आ गई क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहे हैं। नेक्स्ट इज डिस्कस साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है। हाँ, इनमें दोनों इंपॉर्टेंट है, नॉन साइक्लिक भी इंपॉर्टेंट है और साइक्लिक भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन की बात करें ना, तो इसमें अब क्या आता है, इसमें आपने सारी की सारी डिटेल ऐड करनी है, ठीक है। अगेन आपने पैराग्राफ में नहीं, आप में कोशिश करनी है कि इसकी पॉइंट्स में, उसके साथ साथ आपने कीमियोस्मोसिस का पॉइंट भी इसी लॉन्ग क्वेश्चन में एक्सप्लेन करते हैं, तो वेल एंड गुड है। मैकेनिज्म ऑफ कीमियोस्मोसिस भी इसी में ही आ जाता है। उसके बाद आपने साइक्लिक जो फॉस्फोराइलेशन है ना, उसको आपने ड्रॉ भी करना है, उसके डायग्राम बना देना, उसमें कितने आउटकम्स हैं, उनमें जितने भी आउटपुट्स और इनपुट्स हैं वो आपने लिख देने हैं, ठीक है। ये सारी की सारी डिटेल जब आप ऐड करेंगे तब आप इस क्वेश्चन को जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर का, एंड दैट इज डिस्क्राइब रेस्पिरेटरी चेन। भाई रेस्पिरेटरी चेन को डिस्क्राइब करें। अब रेस्पिरेटरी चेन को कैसे डिस्क्राइब करना है, इसका क्या क्या आंसर है, इनमें क्या क्या हेडिंग्स आ जाती है, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले ना आप चैनल पे भी जाएंगे, अगेन मैं बार बार आपको बता रही हूँ, आपको प्रॉपर मिल जाएंगे, लेकिन मैं छोटी मोटी आपको जो हेडिंग्स है ना प्रॉपर मोटी मोटी बता देती हूँ। क्या इसमें सबसे पहले आपने रेस्पिरेटरी चेन लिखनी है, ठीक है। उसके बाद इसमें 1 2 3 4 पॉइंट आ जाते हैं, उसमें फिर इसमें फर्दर जो है वो आ जाती है हेडिंग, जिसमें रोल ऑफ साइटोक्रोम भी इसी लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, ठीक है। फिर आपने प्रॉपर इसमें स्ट्रक्चर बनाना है सारे के सारे रेस्पिरेटरी चेन का, फिर वेरियस इनमें केमिकल जो है वो इन्वॉल्व होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, वो भी आपने लिख देने हैं, ठीक है। तो कहने का मकसद है कि इसको आपने ठीक ठाक एक्सप्लेन करना है, ना सिर्फ एक्सप्लेन करना है बल्कि इसको भी ड्रॉ करना है। और ये कोई मुश्किल नहीं है, आप बुक पे जाएंगे रेस्पिरेटरी चेन वाला टॉपिक आपको प्रॉपर मिल जाएगी, ये नहीं कि टॉपिक्स में छुपा हुआ टॉपिक है, प्रॉपर ये मेन टॉपिक है, इसमें आपको डिटेल बुक पे मिल जाएगी। और समझ नहीं हो तो चैनल पे आप जाके समझ सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का, दैट इज डिस्कस द रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड डिस्कस करना है आपने इन फोटोसिंथेसिस के, जो कार्बन डाइऑक्साइड का रोल है वो फोटोसिंथेसिस में क्या है, ठीक है। ये मैं अब आपको इसका आंसर बताती हूँ कि इसके आंसर में आपने कौन सी सब हेडिंग्स ऐड करनी है। अच्छा, ऐसा है कि आप बुक पे देखें तो आपको प्रॉपर मेन मतलब एक टॉपिक मिलता है जिसका नाम है रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें आगे फर्दर लिखा हुआ है आप फोटोसिंथेटिक रिएक्टेंट, ठीक है। वो आपको मिल जाएगा प्रॉपर। और ये ना बुक पे तो हेडिंग जो है वो नहीं बनी हुई, बुक पे तो पैराग्राफ की शक्ल में, लेकिन चैनल पे मैंने ना जब मैंने स्लाइड्स बनाई थी मुझे याद है मैंने पॉइंट्स बनाए थे, ठीक है। तो वहाँ पॉइंट्स प्रॉपर पॉइंट्स में ना आपको मिल जाएंगे। ये कोई 10 से 12 पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो मैंने चैनल पे अपलोड किए हुए। आपने उनको एज इट इज लिख देने हैं प्रॉपर, जो इनमें मेन चीजें हाईलाइटेड है वो मैंने वहाँ हाईलाइट भी किया हुआ है A to Z। जब आप लिख देंगे तो आप इसको जस्टिफाई कर देंगे, मुश्किल नहीं है, ये प्रॉपर मेन टॉपिक आपकी बुक में है, तो मैंने यहाँ आपको बता दिया। इसका आंसर आपको बुक पे भी मिल गया होगा डिटेल समझने के लिए, चैनल पे आपने जाना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसका, दैट इज राइट नोट ऑन स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल का आपने नोट लिखना है, मैंने पीछे भी आपको ये एक्सप्लेन किया है। इसमें हेड आ जाता है, ठीक है, इसमें जो है वो टेल आ जाती है जिसको फाइटोल बोलते हैं, हेड को जो है वो हम पोरफायरिन रिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों की दोनों चीजें जो है जो अब आप एक्सप्लेन करेंगे तो आप स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल को जस्टिफाई कर सकेंगे। So next important long question of this chapter is write a note on chemiosmosis. Chemiosmosis पे नोट लिखने। अब ये मैंने अभी आपको पीछे बताया था जब साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन मैंने एक्सप्लेन किया था ना, उसमें मैंने आपको कहा था कीमियोस्मोसिस भी आपने ऐड करना, मैकेनिज्म ऑफ कीमियोस्मोसिस भी ऐड करना, तो ये सेपरेट भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपको कहाँ मिलेगा, बुक पे जो आपको साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन वाला टॉपिक है ना, उसमें ये छुपा हुआ छोटा सा टॉपिक है। इसमें कीमियोस्मोसिस को ना सिर्फ आपने डिफाइन करना है बल्कि उसमें जो मैकेनिज्म है ना कीमियोस्मोसिस का, वो सारी का सारा मैकेनिज्म भी आपने लिखना है, तब आप इसको जस्टिफाई कर सकते हो। तो मेन 2 हेडिंग्स इसमें आती हैं, डिटेल आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट
जी क्वेश्चन नंबर 11 जो कि लास्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का, जिसमें है जी डिफाइन केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल को आपने डिफाइन करना है, उसकी इक्वेशन बनानी है और उसके डिफरेंट फेजेस को आपने स्केच करना है। तो कहने का मकसद है कि जो केल्विन साइकिल जिसको डार्क रिएक्शन बोलते हैं, अब उन्होंने ये नहीं कहा कि राइट और नोट ऑन डार्क रिएक्शन। अब मैंने ना आपको स्टेटमेंट समझाई है कि स्टेटमेंट सिंपल इस तरह भी पूछ सकते हैं, ठीक है, राइट और नोट ऑन केल्विन साइकिल। लास्ट मैंने आपको इसलिए बताइए कि भाई वो इस तरह भी पूछ सकते हैं, खुद भी डिमांड कर सकते हैं। अगर ना भी डिमांड करें, वो आपसे सिंपल पूछ लें राइट और नोट ऑन केल्विन साइकिल, तब भी आपको पता होना चाहिए कि हमने इसमें क्या क्या लिखना है। हाँ, वो फिर फर्दर वो फिर कह भी सकते हैं कि हमें इसकी इक्वेशन भी बताएं, इसका फलानी फलानी स्केच ड्रॉ करें या ये करें। तो इसमें वो आपको बता रहे हैं कि आप इसमें केल्विन साइकिल की डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है, ना सिर्फ डेफिनेशन, आप इसकी प्रॉपर इक्वेशन बनाएंगे। और इक्वेशन के साथ साथ आपने जो इनके डिफरेंट फेजेस हैं वो मैंने आपको बता दी। इनमें 3 फेजेस आते हैं, कार्बन फिक्सेशन, रिडक्शन, ठीक है, रीजनरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर, जिसको RUBP भी बोलते हैं। ये तीनों फेजेस को ना सिर्फ आपने एक्सप्लेन करना है बल्कि इसको स्केच भी करना है, मतलब कि प्रॉपर पूरा केल्विन साइकिल आपने ड्रॉ भी करना है, तब आप इस क्वेश्चन को जस्टिफाई कर सकते हैं। यही था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें मैंने आपके साथ चैप्टर नंबर 11 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस किया। ट्रस्ट मी, अगर आप ये 11 नहीं है, स्टेटमेंट 11 है, सिर्फ घुमा के जो इतनी बन सकती थी वो मैंने बनाई है। टोटल तकरीबन कोई 8-9 लॉन्ग बनते हैं चैप्टर का। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से आपने तैयार करना है, आपकी परेशानी ही दूर होगी, क्योंकि इस चैप्टर में सारे के सारा ही जो है वो चैप्टर हमें ऐसा लगता है इंपॉर्टेंट है, ये भी लॉन्ग इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने आपकी वो कंफ्यूजन दूर कर दी। इस पूरे चैप्टर में मैंने आपको 8-9 लॉन्ग बताए हैं कि जी ये इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लें। तब आप इसके, अगर इस चैप्टर का लॉन्ग आता है तब आप परेशान नहीं होंगे, उसको आप जस्टिफाई कर सकेंगे, क्योंकि इन्हीं 8-9 या फिर 11 लॉन्ग क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाएगा इंशाल्लाह। तो दिस इज इट, यही था हमारा आज का लेक्चर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी आपने प्रेस करनी है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करना है, और हाँ, फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। अगर आपने कुछ पूछना है मजीद, अगर आप इस बारे में कुछ चेंजेस चाहते हैं तो आप ज़रूर मुझे फीडबैक से आगाह कीजिएगा, उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 12 के इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।